मेरी पत्नी बहुत ही ठंडी मिजाज की थी। शादी के 50 सालों में उसने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। यहाँ तक कि जिस दिन मैं 70 साल की उम्र में अपनी मृत्युशैया पर पड़ा था, उस दिन भी मैंने आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, शादी के इन 50 सालों में क्या तुमने कभी मुझसे एक दिन के लिए भी प्यार किया था? उसे जवाब देने में झिझकते देखकर मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मैंने कमरे में मौजूद अपने और लीशिया के बच्चों और पोते पोतियों को देखा और आखिरकार उससे एक आखिरी बात कही, अगर जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिला तो मैं फिर कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। लेकिन जब दोबारा मेरी आंखें खुलीं तो मैं हैरान रह गया। मैं फिर से अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट आया था। इस बार मैंने फैसला किया था, अब मैं लीशिया को कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा से 3 महीने पहले ही वह अचानक हमारे क्लास में ट्रांसफर होकर आ गई। इतना ही नहीं, वह मेरे साथ बैठने की जिद करने लगी। मैंने तुरंत अपनी कुर्सी थोड़ा दूर खिसका ली ताकि उसे दूरी बना सकूं, लेकिन उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। यांग जियान, तुम इतनी जल्दी मर क्यों गए? तुमने मुझसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो मैंने अभी दिया ही नहीं था। मैंने अपने इस जवान शरीर को ध्यान से महसूस किया, फिर आसपास देखा। सभी विद्यार्थी चुपचाप क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। यह कोई सपना नहीं था। शायद मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा इतनी मजबूत थी कि मुझे सचमुच दोबारा जीवन मिल गया था। चूंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया था, इसलिए इस जिंदगी में मैं फिर कभी लीशिया के पीछे नहीं जाऊंगा। पिछली जिंदगी में ली परिवार की कंपनी कुछ मुश्किलों में फंस गई थी, इसलिए ली परिवार ने मेरे परिवार के साथ शादी का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों परिवारों की कंपनियों के बीच सहयोग हो सके। लीशिया हमारे शहर के मशहूर स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वायलिन वादक भी बनी। इसके विपरीत मैं क्लास की आखिरी बेंच पर खिड़की के पास बैठने वाला सबसे बड़ा निकम्मा छात्र था। हाई स्कूल के बाद मैंने परिवार की बात मानकर एक साधारण कॉलेज में दाखिला लिया और फिर अपने परिवार की कंपनी में काम करने लगा। आखिरकार मुझे अपने पिता की जगह कंपनी संभालनी थी। क्योंकि लीशिया खूबसूरत, समझदार और संस्कारी थी, इसलिए मेरे पिता हमारे रिश्ते के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और मैं भी इस शादी से खुश था। लेकिन उस समय लीशिया किसी और से प्यार करती थी। उसके परिवार ने जबरदस्ती उसका रिश्ता उस लड़के से तोड़ दिया और उसकी शादी मुझसे कर दी। शादी के बाद लीशिया कभी खुश नहीं रही। मैंने उसके लिए कितना भी किया, उसे कितने भी तोहफे दिए, उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार किया, उसने कभी मुझे देखकर मुस्कुराने तक की कोशिश नहीं की। इसी वजह से अपनी मृत्यु से पहले मैंने उससे पूछा था, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? 50 सालों तक उसे प्यार करने के बाद भी मैं उसका दिल नहीं जीत पाया। इसलिए इस जिंदगी में मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हालांकि ली परिवार और मेरे परिवार के बीच होने वाले व्यापारिक सहयोग में मैं कोई दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ साल बाद ली परिवार की कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि मेरे परिवार को भी उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। इसलिए ली परिवार के साथ व्यापार करना कोई समस्या नहीं थी। बस इस बार मैं नहीं चाहता था कि ली परिवार अपनी बेटी को मेरे परिवार के साथ व्यापारिक फायदे के लिए शादी में बेच दे। इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था जल्दी से जल्दी पढ़ाई करना और पिछली जिंदगी के अपने पछतावे को खत्म करना। साथ ही पिछले 50 वर्षों में हासिल किए गए अपने अनुभव और भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल करके उस सपने को पूरा करना जिसे मेरे पिता पूरा नहीं कर पाए थे, अपनी कंपनी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना। इसलिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले के इन महीनों में मैंने पागलों की तरह पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे सहपाठी मुझे देखकर हैरान थे। एक दिन मेरे दोस्त ने पूछा, यांग जियान, अब तुम छुट्टी में बास्केटबॉल खेलने भी नहीं जाते और स्कूल के बाद गेम भी नहीं खेलते, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम पर किसी भूत का साया तो नहीं पड़ गया? मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं 50 साल भविष्य से वापस आया हूं। पिछली जिंदगी में मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया था। ये मेरी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा थी, इसलिए इस बार मैं अपना पछतावा पूरा करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे पागल ही समझा। आखिरकार क्लास की आखिरी बेंच पर बैठने वाला एक ऐसा छात्र जिसकी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, अब अचानक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देख रहा था। उसके लिए यह बिल्कुल असंभव था। करीब आधे महीने बाद मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया, आज स्कूल से जल्दी घर आ जाना, शाम को घर पर मेहमान आने वाले हैं, और हाँ, रास्ते में कोई ऐसा तोहफा लेते आना जो लड़कियों को पसंद आए। मैं तुरंत समझ गया, लीशिया आने वाली थी। पिछली जिंदगी में जब मैं उससे पहली बार मिला था तब मैंने सोचा था कि हम अब भी हाई स्कूल के छात्र हैं, इसलिए लिपस्टिक, महंगे बैग जैसी चीज़ें देना ठीक नहीं होगा।
इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके कई बैग भरकर तोहफे खरीदे थे, खिलौने, सजावटी सामान और न जाने क्या क्या। लेकिन लीशिया ने उन चीज़ों को देखकर बस हल्की सी नज़र डाली थी और कहा था, कितना बचकाना है। भविष्य में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचकर ही मुझे डर लगता है। इस जिंदगी में भी मैंने कई बैग भरकर सामान खरीदा, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर और भी ज्यादा बचकानी चीजें खरीदी। रिमोट कंट्रोल वाली कारें, बारबी डॉल और बच्चों के खेलने की कई चीजें। लगभग सभी खिलौने छोटे बच्चों के लिए थे। मैं कई बड़े बड़े बैग उठाकर घर पहुंचा। मुझे देखते ही मेरे पिता ने मेरे हाथों में इतने सारे सामान देखे और तुरंत मुझे आंख मारते हुए बोले, बेटा, तुम पहली बार शिया से मिलने जा रहे हो और उसके लिए इतने सारे तोहफे लेकर आए हो। तुमने कभी मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं की। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे सामान लेकर बैठक में चला गया। मैंने सभी बैग फर्श पर रख दिए। एक रिमोट कंट्रोल कार गिर गई और उसका पहिया भी टूट गया। मैंने अपने हाथ झाड़े और बेहद ठंडे अंदाज में ली शिया से कहा, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए तोहफे लाने को कहा था। समय कम था, इसलिए रास्ते में एक दुकान से खरीद लिया। अगर पहले पता होता तो बड़े स्टोर से खरीदता, वहाँ सामान की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती। मेरे पिता ने जब उन 3 साल के बच्चों वाले खिलौनों को देखा तो गुस्से में किचन से बेलन उठाकर मुझे मारने दौड़े। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। आखिर पिछली जिंदगी में मैं 70 साल का था और मेरे पिता अब 40 साल के भी नहीं थे। उम्र के हिसाब से तो मैं ही बड़ा था। मैं आराम से सोफे पर लेट गया, पैर पर पैर रखा और अपने पोते को डांटने वाले अंदाज में बोला, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, फिर भी बड़ों जैसा व्यवहार करना नहीं आता। आखिर यह कैसी हरकत है। मेरे पिता, लीशिया और उसके माता पिता सभी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद मेरे पिता ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, वो, मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा है। घर में जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता तो हम एक दूसरे से ऐसे ही मजाक करते हैं, इसलिए उसने आप लोगों को भी अपना ही समझ लिया। लीशिया के माता पिता यह सुनकर हंसने लगे, लेकिन लीशिया हमेशा की तरह गंभीर चेहरा बनाए रही। शायद वह सोच रही थी कि इस जिंदगी में भी मैं उसके साथ परिवार बसाना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी के 50 साल दोबारा नहीं बिताना चाहता था जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं उसके सामने गया और ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम्हें मेरे खरीदे हुए तोहफे पसंद नहीं हैं तो मैं इन्हें वापस ले जाता हूं, खुद खेलूंगा। मैं खिलौने वापस लेने ही वाला था कि अचानक उसने मेरे हाथ से एक बारबी डॉल छीन ली और फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जिसे मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, मुझे यह बहुत पसंद है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने मुझ पर मुस्कुराया था। यह कैसे संभव था? 50 सालों में यह पहली बार था जब लीशिया ने मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह लीशिया है ही नहीं? क्या किसी और ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है? या फिर क्या यह बारबी डॉल सच में उसकी पसंद की चीज है? मैंने ज्यादा सोचना उचित नहीं समझा। चाहे वह कुछ भी करे, इस जिंदगी में मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैंने कहा, माफ करना, यह बारबी डॉल मैंने अपने लिए खरीदी है, बाकी सारी चीजें तुम्हारी हैं। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर लीशिया गुस्सा हो जाएगी और फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे खरीदे हुए बाकी खिलौनों को लेकर भी मुस्कुराती रही। मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए लाखों रुपए के गहने और महंगे बैग खरीदे थे, लेकिन उसने कभी मेरे लिए 2 शब्द भी नहीं कहे थे। क्या उसे सच में बच्चों के खिलौने पसंद थे? मुझे लगा कि वह कुछ हद तक अजीब थी। रात का खाना शुरू हुआ। मेरे पिता और उसके माता पिता लगातार हमारी शादी की बात करते रहे और हमें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से उदासीन था। मेरे लिए यह जिंदगी दोबारा मिली थी और इस बार मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद नहीं करने वाला था जो कभी मुझसे प्यार नहीं करता था। हालांकि उसने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर बहुत विरोध था, क्योंकि उसका बचपन का एक दोस्त था जिसके साथ वह बचपन से ही बड़ी हुई थी और जो उससे 1 साल छोटा था। पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लीशिया अपने उस बचपन के दोस्त से प्यार का इजहार करने वाली थी। मेरी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा था, इसलिए इस जिंदगी में मैं उन्हें खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने दूंगा। मेरी बस यही इच्छा थी कि इस जिंदगी में मेरा लीशिया से दोबारा कोई संबंध न हो। आधी रात तक जब उनका 3 लोगों का परिवार घर लौटने वाला था, तब तक मैंने लीशिया से एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए।
तभी लीशिया ने अचानक कहा कि उसका स्कूल बैग नहीं है और वह सोफे पर छूट गया है। मेरे पिता ने मुझे उसे बैग देने के लिए कहा। मैं बहुत अनिच्छा से उसका बैग लेकर आया और उसे थमा दिया। उसने शांत स्वर में मुझसे कहा, धन्यवाद। वह मुझे धन्यवाद भी कहेगी? यह सच में मेरी दोनों जिंदगियों में सुना गया सबसे बड़ा मजाक था। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और उसकी बात का जवाब दिए बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। पीछे से मैंने अपने पिता को लगातार सफाई देते हुए सुना। हाल ही में उसका मूड थोड़ा खराब चल रहा है, वरना वह ऐसा नहीं है। कृपया इसका असर हमारे दोनों परिवारों की शादी पर मत पड़ने दीजिए। अगले दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल गया। क्लास शुरू हुए आधा पीरियड ही हुआ था कि क्लास टीचर ने कहा कि आज हमारी क्लास में एक नई छात्रा आई है। तभी वह अंदर आई और उसे देखते ही मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि नई छात्रा कोई और नहीं बल्कि लीशिया थी। क्लास टीचर ने उसका संक्षिप्त परिचय कराया और फिर उसे पहली पंक्ति में बैठने के लिए कहा। लीशिया के अंक पिछली बार के उसके स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में आते थे, इसलिए क्लास टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर के बगल में बैठने की व्यवस्था कर दी। लेकिन किसे पता था कि लीशिया ने सिर हिला दिया और सीधे मेरी ओर चलकर आ गई। फिर उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, फिर से मिल रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह मुझसे बात कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, लीशिया ने दोबारा पूछा, यांगजियान, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? तभी क्लास टीचर भी वहां आ गए और जल्दी से उससे बोले, यांगजियान क्लास का सबसे कमजोर छात्र है, तुम इसके साथ मत बैठो, क्लास मॉनिटर के साथ बैठो। उसके पूरे स्कूल में सबसे अच्छे अंक हैं। तुम दोनों साथ पढ़ाई कर सकती हो और एक दूसरे की मदद कर सकती हो। यह सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सच ही कहा था। हाई स्कूल में मैं कोई बुरा छात्र नहीं था, लेकिन खाली समय मिलते ही क्लास से भाग जाना और बास्केटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद था। लीशिया ने क्लास टीचर को मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद टीचर, लेकिन मैं यांगजियान के साथ ही बैठूंगी, मैं इसे पहले से जानती हूँ। क्लास टीचर ने भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा और कहा, तुम उसकी पढ़ाई खराब मत करना। लीशिया के अंक इतने अच्छे हैं कि वह राज्य की टॉपर तक बन सकती है। पिछली जिंदगी में लीशिया भले ही टॉपर नहीं बन पाई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसका कारण यह था कि जब उसे पता चला कि उसकी शादी मेरे परिवार में तय होने वाली है और उसके बचपन के दोस्त से उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तो वह मानसिक रूप से टूट गई थी और उसकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। यही वजह थी कि क्लास टीचर उसे बहुत कीमती छात्रा मानते थे। अगर लीशिया टॉपर बन जाती तो क्लास टीचर को भी बहुत बड़ा फायदा होता। स्कूल में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती और उनका पद भी मजबूत हो जाता। लेकिन इन सब चीज़ों का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। इस जिंदगी में मैं बस एक अच्छा कॉलेज पास करना चाहता था, वित्त की पढ़ाई करना चाहता था और पिछली जिंदगी के 50 वर्षों में हासिल किए अनुभव का इस्तेमाल करके अपने परिवार के कारोबार को और ऊंचाई तक ले जाना चाहता था। यह सोचकर मेरा चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। मैंने सीधे अपना हाथ बगल वाली सीट के सामने कर दिया और कहा, मुझे अकेले बैठने की आदत है, मुझे अपने बगल में किसी का बैठना पसंद नहीं है। और लीशिया, हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हम बस कल रात पहली बार मिले थे। तुम कोई दूसरी सीट चुन लो ताकि तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित ना हो। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को मना कर दूंगा। लीशिया का चेहरा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही वह फिर उसी पुराने घमंडी और दबदबे वाले अंदाज में आ गई, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसने सीधे अपना स्कूल बैग मेज पर रखा, मेरा हाथ हटाया और अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, ये सीट तुम्हारे बाप की नहीं है, मेरा मन है, इसलिए मैं यहां बैठूंगी। उसके इस चेहरे का सामना मैंने 50 साल तक किया था। अब उसे देखते ही मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। मुझे समझ नहीं आता था कि पिछली जिंदगी में मैं उसके साथ 50 साल तक कैसे रह पाया। मैंने गुस्से में अपने हाथ की किताब मेज पर पटक दी, जिससे वह डर कर थोड़ा पीछे हट गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जहां बैठना है बैठो, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें रोकूं। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और अपना सामान समेट लिया। फिर मैं क्लास के उस कोने में चला गया जो कूड़ेदान के पास था। वहां सालों से कूड़ा जमा होने के कारण थोड़ी बदबू आती थी और वह सीट असल में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने वहां रखा सामान हटाया, अपना बैग रखा और फिर जमीन पर पड़ी बास्केटबॉल उठाई। मैंने पीछे खिड़की के पास बैठे अपने कुछ दोस्तों को इशारा किया। वे तुरंत समझ गए और मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बाहर चले गए। पीछे से क्लास में क्लास टीचर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उन दोस्तों के साथ पूरी सुबह बास्केटबॉल खेला।
दोपहर में आखिरी गेम खत्म करने के बाद मैं ठंडी पानी की बोतल खरीदने जा रहा था कि अचानक कोई मेरे पास आया और मेरे हाथ में पानी की एक बोतल पकड़ा दी। तुम्हारे लिए, ये ठंडा नहीं है, अभी अभी व्यायाम करके आए हो, इसलिए ठंडा पानी मत पीना। मेरे कई सहपाठी मुझे देखकर शरारती अंदाज में हंसने लगे। एक ने कहा, जियान भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा आकर्षण इतना ज्यादा है। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, वो भी बिना बर्फ वाला पानी, कितनी परवाह करती है। मैंने उन्हें घूर कर देखा और कहा, बकवास मत करो, वरना अगली बार तुम्हारे सिर पर हवा में ही बास्केटबॉल डाल दूंगा। इसके बाद मैंने लीशिया की ओर देखा और मेरा चेहरा फिर से ठंडा हो गया। नहीं चाहिए, मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है। और लीशिया, भले ही हमारे दोनों परिवारों के बीच व्यापारिक सहयोग है, लेकिन मेरे पिता ने जो शादी की बात कही थी उसे भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा एक बचपन का दोस्त है, तुम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और तुम उसे बहुत पसंद करती हो। वहीं दूसरी तरफ मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमारे बीच किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता से बात कर लूंगा, इसका हमारे दोनों परिवारों के व्यापारिक सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर मैंने उसके हाथ में पानी की बोतल वापस रख दी और बास्केटबॉल उठाकर वहां से चला गया। बार बार उलझने और पिछली जिंदगी की तरह बिना किसी नतीजे के 50 साल बर्बाद करने से बेहतर था कि शुरुआत में ही हमारे बीच स्पष्ट दूरी बना दी जाए। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और बस का इंतजार करने लगा। तभी दूर से लीशिया तेजी से दौड़ती हुई मेरी ओर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने मुझे देखते ही पकड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वह इसलिए नाराज थी क्योंकि मैंने अब भी उसका पानी लेने से मना कर दिया था। मैं उसे जोर से हाथ छुड़ाकर अलग करने वाला ही था कि अचानक उसकी ताकत बढ़ गई। उसने मुझे बस स्टॉप के बोर्ड से सटा दिया और दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़कर थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा, यांग जियान, ऐसा मत समझना कि सिर्फ तुम ही दोबारा जन्म लेकर आए हो। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को परेशान कर रहे हो। मेरा दिमाग अचानक बिल्कुल खाली हो गया। लीशिया भी दोबारा जन्म लेकर वापस आई थी। मुझे हैरान देखकर लीशिया ने आगे कहा, यांग जियान, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पिछली जिंदगी में हमारी शादी को 50 साल हो गए थे, फिर भी तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन इस जिंदगी में देखो, कल से आज तक तुमने मुझे कितनी बार डांट दिया है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह सचमुच दोबारा जिंदा हो गई थी, लेकिन कल पहली बार उससे मिलने से लेकर आज तक उसका हर व्यवहार उसकी पिछली जिंदगी वाली लीशिया से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे गोली मार दी हो और उसके बाद उसका स्वभाव ही बदल गया हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और सच कहूं तो अब सोचने की इच्छा भी नहीं थी। चूंकि हमें दोबारा जिंदगी मिली थी तो क्यों ना एक दूसरे के अधूरे पछतावे पूरे कर लें। पिछली जिंदगी में उसके बचपन के प्रेमी से उसका रिश्ता टूट गया था। उसके परिवार ने उसे मजबूर करके मुझसे शादी करवा दी थी और वह पूरी जिंदगी दुखी रही। वहीं मैंने भी पिछली जिंदगी में ऐसी महिला से शादी की जो मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे पिता कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते करते थक चुके थे। अंत में मेरी जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। वह चाहते थे कि हमारी कंपनी के उत्पाद पूरी दुनिया तक पहुंचे और दुनिया उन्हें पहचाने। मैंने लीशिया की ओर देखा और गंभीरता से कहा, लीशिया, चूंकि तुम्हें भी दोबारा जिंदगी मिली है तो अब सब ठीक है। इस जिंदगी में मैं तुम्हें और तुम्हारे बचपन के प्रेमी को नहीं रोकूंगा। तुम्हें अपने परिवार और मेरे परिवार के साथ व्यापारिक सहयोग के लिए मेरे करीब आने की भी जरूरत नहीं है। तुम पिछली जिंदगी में इतने साल मेरे परिवार का हिस्सा रही हो। तुम जानती हो कि मेरे पिता और मैं वैसे लोग नहीं हैं। इसके अलावा तुम पिछली जिंदगी में बिजनेस क्वीन थी। इस जिंदगी में भी अगर तुम्हें मेरे परिवार की मदद न मिले तब भी तुम अपनी पहचान दोबारा बना सकती हो। आखिर में मैंने एक गहरी सांस ली। आखिरकार मैंने इस महिला से पूरे 50 साल प्यार किया था। उसे छोड़ने का फैसला करने के बाद भी दिल में थोड़ी उदासी होना स्वाभाविक था। लीशिया, अलविदा। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा। तभी एक लग्जरी कार आकर हमारे सामने रुकी। कार में बैठे युवक ने अपना सनग्लास उतारा और लीशिया को देखकर मुस्कुराया। बहन शिया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम वापस क्यों मुड़ गई? मुझे हर दिन तुम्हें लेने के लिए आधे घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं इस युवक को जानता था। वह लीशिया का बचपन का प्रेमी दूजितांग था। उसके परिवार का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना था, लेकिन बाद में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ
और कारखाने की हालत भी खराब होती चली गई। फिर भी वह आम लोगों की तुलना में काफ़ी अमीर था। शुरुआत में लीशिया के पिता उस इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने के साझेदार थे। बाद में उन्होंने कारोबार से संन्यास ले लिया। लीशिया और दू जितांग बचपन से साथ बड़े हुए थे। दू जितांग को डर था कि उसके परिवार का कारखाना कभी भी अस्थिर हो सकता है, इसलिए उसने लीशिया की ज्यादा देखभाल नहीं की। इसके बजाय वह समाज के कुछ बदमाश लोगों के साथ रहने लगा और खुद भी एक आवारा और बदनाम लड़का बन गया। लेकिन वह लीशिया के लिए फिर भी अच्छा था। उसने कभी लीशिया को अपने गलत रास्ते पर नहीं आने दिया और उसे अपने जैसे बदनाम लोगों के बीच नहीं घसीटा। शायद लीशिया की नज़र में यही वजह थी कि दू जितांग आज तक उसे भूल नहीं पाया था। उस समय दू जितांग और मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, और सच कहूं तो मैं भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैंने बस उसकी ओर एक नज़र डाली और वहां से चला गया। लेकिन तभी मुझे पीछे से लीशिया के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यांगजियान, तुम कमीने। जब मैं चौराहे पर पहुंचा और ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र देखा। मैंने लीशिया को दू जितांग की बाइक पर बैठे देखा। मैंने आसमान में चमकते सूरज की ओर देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कैसा लंबा चला आ रहा प्यार था, सब बकवास था। मैंने उसे 50 साल तक प्यार किया था, लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने के बाद समझ आया कि मेरे 50 साल का प्यार उसके बचपन के प्यार के सामने कुछ भी नहीं था। घर लौटने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां लीशिया को देखना पड़ता। हालांकि मेरे पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन वह मुझे मार नहीं सकते थे। मेरी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन आराम करने के बाद मैंने पिता से कहा कि मैं स्कूल बदलना चाहता हूँ। मेरे पिता ने हैरानी से मेरी ओर देखा। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा इतनी करीब है, तुम अभी स्कूल क्यों बदलना चाहते हो? और तुम्हारी मंगेतर भी नंबर 1 मिडिल स्कूल से तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर होकर आई है। अगर तुम अब स्कूल बदलोगे तो उसका क्या होगा? मैंने झुंझलाकर कहा, मैंने कब कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं? पापा, मैंने कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता और उसका भी कोई पसंदीदा इंसान है। वह इंसान मैं नहीं हूं। उसे मजबूर करना सही नहीं है। मैंने आगे कहा, अगर आपने मुझे फिर मजबूर किया तो मैं तीसरी मंजिल से कूदकर मां के पास चला जाऊंगा। हालांकि यह विला केवल 3 मंजिला था, लेकिन इसकी ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा थी। जब भी मैं अपनी मां का नाम लेकर अपने पिता को धमकाता था, मेरी बात काम कर जाती थी। इस बार भी वह सिर्फ यही कह सके, ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा स्कूल बदलने के लिए बात करता हूं। मैंने उनसे छिपकर मुस्कुरा दिया। मेरे पिता सच में बहुत अच्छे थे। मैंने मन ही मन सोचा, पापा चिंता मत करो, जैसे ही मेरा स्कूल बदल जाएगा आपका बेटा अच्छे नंबर लाएगा, फिर कॉलेज में फाइनेंस की पढ़ाई करेगा और वापस आकर आपके साथ कंपनी संभालेगा। माँ भी ऊपर से हमें आशीर्वाद देंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पिता इतने भावुक हो गए कि उन्होंने मुझे गले लगाकर काफी देर तक रोया। लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता ने मुझे धोखा दे दिया। लीशिया मेरे घर आ गई। मैं अब भी सो रहा था। धुंधली आंखों से मैंने देखा कि वह खिड़की के पास गई और बड़े आराम से पर्दे खोल दिए। सूरज की तेज रोशनी ठीक उसी समय कमरे में आ गई। मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। लीशिया, तुम पागल हो क्या? ये मेरा घर है। तुम बिना अनुमति मेरे कमरे में घुस आई। आखिर तुम चाहती क्या हो? वह मेरी ओर देखकर बोली, तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ 50 साल से यहाँ रह रही हैं। ये मेरा भी घर है और यह कमरा भी मेरा है। वह अब भी बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसी ही थी। पिछली जिंदगी में जब मैंने उससे शादी की थी तब यही घर हमारा घर बना था और मेरा कमरा स्वाभाविक रूप से हमारा वैवाहिक कमरा बन गया था। लीशिया ने मेरी अलमारी खोली और उसमें से मेरे कपड़े और अंडरवियर निकालने लगी। मैं चौंक गया। लीशिया, तुम पागल हो गई हो क्या? वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बोली, तुम्हें सोते समय ऐसा पहनने की आदत है? मैंने सोचा था कि तुम बाहर निकलो, निकलो यहां से। मैं नहीं निकलूंगी। क्या? वह मुस्कुराई। मैंने तुम्हें 50 साल तक दबा कर रखा है। अब दोबारा जन्म लेने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? लीशिया की मुस्कान देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया। पिछली जिंदगी में उससे शादी करने के कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने उससे तलाक लेने की बात कही थी, लेकिन उसने गर्भवती होने का बहाना बनाकर तलाक से इनकार कर दिया था। उसने तब भी यही कहा था। इस जिंदगी में भी वही कहानी दोहराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने मन में सोचा, जो कुछ पिछली जिंदगी में हुआ उसे वहीं खत्म हो जाने दो।
भगवान ने तुम्हें दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया है ताकि तुम्हें मेरे साथ रहने की मजबूरी ना हो। फिर तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? लीशिया, ऐसा करके तुम सिर्फ मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर करोगी। धीरे धीरे मैं सच में तुमसे नफरत करने लगूंगा। यह कहकर मैंने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला था, तभी अचानक लीशिया ने पीछे से मुझे कसकर गले लगा लिया। यांग जियान, मुझे माफ कर दो। मैं चुप रहा। वह बोली, पिछली जिंदगी में तुमने जो सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगी। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे खुद से अलग कर दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मरने से पहले ही मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया था। मैंने तुमसे 50 साल तक प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। बस मुझे जाने दो। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, इस जिंदगी में हम दोनों सबसे सुकून से रहने वाले पति पत्नी बनेंगे। क्या हम एक दूसरे के लिए सिर्फ एक परिचित अजनबी बनकर नहीं रह सकते? अभी हम दोनों जवान हैं, सिर्फ 18 साल के हैं। हमारे सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि मैं वह इंसान हूं जिससे तुम प्यार नहीं करते। पिछली जिंदगी में तुम्हारे कुछ अधूरे पछतावे थे और मेरे भी कुछ अधूरे पछतावे थे। इस जिंदगी में हम दोनों अपने अपने पछतावे पूरे कर लें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लीशिया आंसू बहाते हुए तेजी से सिर हिलाने लगी। नहीं, तुम मेरे पति हो। 50 साल की हमारी भावनाओं को क्या तुम इतनी आसानी से छोड़ सकते हो? मैंने कड़वाहट से अपना गला निगला। यह कहना कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है निश्चित रूप से संभव नहीं है, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लीशिया ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं छोड़ सकती हूं। फिर उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता आ गई। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। पिछली जिंदगी में तुमने 50 साल तक मेरा ख्याल रखा था, तो इस जिंदगी में मुझे तुम्हारा 50 साल तक ख्याल रखने दो। मैंने चाहे कुछ भी कहा, वह न तो मेरी बात मानने को तैयार थी और न ही पीछे हट रही थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। जब हम दोनों को दोबारा जन्म मिला है, तो वह अपने उस बचपन के दोस्त के पास क्यों नहीं जाएगी जिसे वह दिल से चाहती थी। नीचे आने के बाद मेरे पिता ने मुझे और लीशिया को एक साथ आते देखा तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। आओ आओ बेटा और बहू, मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाया है। मैंने अपने पिता को गुस्से से घूरा, फिर एक बन उठाया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। लीशिया ने भी एक बन उठाया और मेरे पीछे चल पड़ी। मैं तेज चलता तो वह भी तेज चलती, मैं रुकता तो वह भी रुक जाती। इससे मैं बेहद परेशान हो गया। पूरे आधे महीने तक वह हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रही। मैं बास्केटबॉल खेलता तो वह पास में धूप में बैठकर मेरा इंतजार करती। मैं इंटरनेट कैफे जाता तो वह भी एक कंप्यूटर चालू करके मेरे बगल में बैठकर फिल्म देखने लगती। यहाँ तक कि जब मैं शौचालय जाता तब भी वह बाहर मेरा इंतजार करती। देखते ही देखते पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे स्कूल में प्रथम आने वाली इतनी बड़ी टॉपर लड़की हर दिन मेरी तरह के फिजड्डी छात्र के पीछे क्यों घूमती रहती है। लोग तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन लीशिया ने किसी की परवाह नहीं की। वह हर दिन अपने मन से मेरे पीछे चलती रही, लेकिन एक दिन लीशिया स्कूल नहीं आई। उसके लगातार मेरे आसपास रहने और बातें करने के बिना मैं काफी आराम में था। छुट्टी होने तक भी वह नहीं आई। वह महीने का आखिरी शुक्रवार था और अगले 2 दिनों की छुट्टी थी। साथ ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी करीब आ रही थी। मेरी दूसरी क्लासों के कुछ ऐसे दोस्त जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, उन्होंने मुझे साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। उनका कहना था कि आगे चलकर हम सब अलग अलग कॉलेजों में चले जाएंगे और फिर मिलने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। आज लीशिया मेरे पीछे नहीं थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम सब एक छोटे से सड़क किनारे वाले रेस्टोरेंट में गए। वहां खाना सस्ता था और मात्रा भी अच्छी थी, इसलिए छात्रों को ऐसी जगहों पर खाना बहुत पसंद था। खाना खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। हम सभी सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और होटल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, जियान भाई, जल्दी देखो, क्या वह वही लीशिया नहीं है जो पिछले आधे महीने से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? मैंने उसकी उंगली के इशारे वाली दिशा में देखा। लीशिया और दू जितेंग होटल से बातें करते हुए और हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। उसी समय लीशिया की नज़र भी मुझ पर पड़ गई। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह तुरंत मेरी ओर दौड़कर आने लगी।
दू जितेंग भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं उसे ठंडी हंसी के साथ देखने लगा। अभी हाई स्कूल भी खत्म नहीं हुआ और तुम्हें इतनी जल्दी है। एक तरफ मुझे अपने पीछे लगाए रखा और दूसरी तरफ अपने बचपन के दोस्त के साथ होटल से बाहर निकल रही हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अब भी सिर्फ 18 साल का ही है ना? मेरा ठंडा चेहरा देखकर लीशिया ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। आचन, मेरी बात सुनो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। लीशिया, तुम कितनी दिखावटी हो सकती हो। मैंने पहले ही कहा था, अगर भगवान ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है तो अपने उस बचपन के दोस्त के साथ खुशी से रहो, फिर मेरे पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। तभी सामने एक टैक्सी आकर रुकी। मैंने उसे हाथ देकर रोका और ठंडी आवाज में कुछ कहे बिना उसमें बैठ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से तुरंत चलने को कहा, लेकिन रास्ते में मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। घर पहुंचने के बाद मेरे पिता ने पूछा, लीशिया, तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? मैंने लंबी सांस ली और अपने पिता से कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय वापस आऊंगा। मेरी आवाज और चेहरे से सब कुछ साफ था, इसलिए मेरे पिता ने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने खुद समुद्र के किनारे जाने के लिए एक हवाई टिकट खरीदा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि मेरी माँ की जिंदगी की आखिरी इच्छा थी कि वह एक बार समुद्र के किनारे जाकर समुद्र देखे। मैं अपनी माँ की अस्थियों का कलश लेकर रात की फ्लाइट से हाइको पहुंचा। फिर मैं अपनी माँ की अस्थियों का कलश लेकर समुद्र के किनारे बसे कई शहरों में घूमता रहा। आखिरकार मैं उस शहर पहुंचा जिसका नाम मेरी माँ हमेशा लिया करती थी, शंघाई। मेरी माँ इसी शहर की रहने वाली थी। प्यार के लिए उसने शादी करके दूर का घर अपना लिया था। मेरे पिता को मेरी माँ जैसी पत्नी मिलना सच में उनकी किस्मत की सबसे बड़ी बात थी। आज यांग परिवार की कॉस्मेटिक्स कंपनी के कई उत्पादों का संबंध मेरी माँ से था। यही वजह थी कि मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि हमारे परिवार के कॉस्मेटिक उत्पाद पूरी दुनिया में जाए। शाम के समय मैं अपनी माँ की अस्थियों का कलश गोद में लिए समुद्र तट पर बैठा था और डूबते सूरज की रोशनी को देख रहा था। मुझसे थोड़ी दूर एक माँ और उसका बेटा बांस की कुर्सियों पर बैठे थे। वह लड़का लगभग 15 से 16 साल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार प्यार में पड़ा हो और उसका दिल टूट गया हो। वह रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था, माँ, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती। क्या इस दुनिया में सच में कोई लड़की है जो मुझे पसंद कर सकती है? उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं भी 20 साल की एक लड़की ही थी। ये बात सुनते ही मेरा दिल कांप उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरी माँ को पता चलता कि मैंने पूरी जिंदगी दुख में बिताई और एक ऐसी महिला से 50 साल तक प्यार किया जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होती। उस पल मैं खुद को और नहीं रोक पाया। आंसू और बहती नाक के साथ मैं रोते हुए बोला, माँ, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी? मैंने उससे 50 साल तक प्यार किया। पूरे 50 साल। क्या उसका दिल सच में पत्थर का था? क्या मेरे जैसे इंसान को सच में प्यार पाने का अधिकार नहीं है? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं अपनी माँ की अस्थियों का कलश सीने से लगाए रोता रहा और मेरे आंसू लगातार उस पर गिरते रहे। तभी मेरे पास से भी किसी के रोने की आवाज़ आई। अचानक मेरे हाथ में पकड़े अस्थियों के कलश को किसी और ने पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, माँ, चिंता मत करो, इस जिंदगी में मैं यांग जियान का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मैं कसम खाती हूँ। मैं स्तब्ध रह गया और पीछे मुड़कर देखा। सामने लीशिया थी। उसने दोनों हाथों से मेरी माँ की अस्थियों का कलश पकड़ रखा था और बुरी तरह रो रही थी। मैं अनजाने में उठने ही वाला था कि उसने सीधे मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, यांग जियान, मुझे एक मौका दो। मेरी पूरी बात सुन लो, ठीक है? अगर मेरी बात सुनने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी माँ की अस्थियों का कलश पकड़े समुद्र की ओर डूबते सूरज को देखता रहा। लीशिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यांग जियान, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में हमेशा यही लगता है कि मैं दूं। पिछली जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी तुम्हें यही लगता रहा, लेकिन तुम गलत हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं दू जितेंग को पसंद करती हूँ और मुझे नहीं पता कि तुमने किससे ये बात सुनी। ये सही है कि मैं और दू जितेंग बचपन के दोस्त हैं और बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन किसने कहा कि बचपन के दोस्त होने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। पिछली जिंदगी में शुरुआत में मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी
क्योंकि मैं अपने पिता के व्यापारिक समझौते के लिए की जाने वाली शादी का एक साधन नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार किया। लेकिन बाद में जब मैं गर्भवती हुई, तब क्या तुम्हें ध्यान नहीं दिया कि मैं तुम्हारे साथ पहले से बहुत बेहतर व्यवहार करने लगी थी? जब तुमने मुझसे तलाक लेने की बात कही, तब भी मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया। मैं एक औरत हूं, थोड़ा जिद्दी हूं और अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बता पाती। क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? मैं ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। पिछली जिंदगी में हमारे दोनों परिवारों की कंपनियों का दबाव मेरे ऊपर इतना ज्यादा था कि मेरी सांस घुटती थी। ऊपर से मुझे समय निकालकर विदेश जाकर वायलिन बजाना पड़ता था। मैं सच में बहुत थक जाती थी। मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन जब मैं थककर घर लौटती थी तो बस बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहती थी। और मुझे सच में वे महंगे ब्रांडेड बैग और गहने पसंद नहीं थे। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैं आज भी जो अंगूठी और कंगन पहनती हूँ, वे वही हैं जो तुमने पहली बार मेरे साथ बाजार घूमते समय खरीदे थे? उसकी यह बात सुनकर मुझे अचानक याद आया कि भले ही हमारे दोनों परिवार बहुत अमीर थे, लेकिन वह उन महंगे गहनों को कभी नहीं पहनती थी जो मैं उसके लिए खरीदता था। वह हमेशा वही अंगूठी और कंगन पहनती रही जो मैंने पहली बार उसके साथ सड़क किनारे की दुकान से खरीदे थे। मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर उसने आगे कहा, दशकों तक धीरे धीरे साथ रहते हुए तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था तो मैं कैसे नहीं पिघलती? पिछली जिंदगी में अपनी मृत्यु से पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। उस समय मैं थोड़ी देर के लिए झिझकी थी, लेकिन मेरी वह झिझक इसलिए नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने में अच्छी नहीं हूं। उम्र बढ़ने के बाद भी मेरी जुबान बहुत जिद्दी रही। उस समय मैं बस यह सोच रही थी कि तुम्हें अपने दिल की बात किस तरह कहूं। लेकिन तुम... इतना कहते कहते लिशिया रोने लगी और बार बार हल्के हाथों से मुझे मारने लगी। किसने तुम्हें इतनी जल्दी मरने को कहा था? मेरी अनुमति के बिना तुम कैसे मर सकते थे? मैंने अभी अपनी बात कही भी नहीं थी और तुम मर गए। उस समय मैं तुमसे कहना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, सच में बहुत प्यार करती हूं। मैं लिशिया, तुम यांगजियान से प्यार करती हूं। जिस दिन तुम मरे, मैं पूरी रात रोती रही। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को दोबारा जन्मे हुए पाया। इस जिंदगी में मैंने तय किया कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि खुद तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ हो, कभी मुझे डांटते हो, कभी मुझ पर चिल्लाते हो और हर समय मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करते हो। उस दिन बास्केटबॉल खेलने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम भी दोबारा जन्म लेकर वापस आए हो। मैं जानती हूं कि पिछली जिंदगी में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा था, लेकिन क्या मैंने कुछ नहीं सहा था? मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा की और साथ ही तुम्हारे यांग परिवार की कंपनी भी संभालने में तुम्हारी मदद की। क्या तुम मेरी भावनाओं को थोड़ा भी नहीं समझ सकते? इतना कहते ही वह मेरी बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं भी धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगा। भले ही वह हमेशा मेरे साथ बहुत ज्यादा गर्मजोशी से पेश नहीं आती थी, लेकिन वह परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। जब यांग परिवार मुश्किलों में फंसा था, तब भी उसने अपने परिवार की ओर से हमारी मदद की थी। मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के अलावा बाकी हर मामले में वह एक अच्छी पत्नी थी। अपनी बाहों में लगातार रो रही लिशिया को देखकर मैंने लंबी सांस ली और अनजाने में उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत करने लगा। काफी देर बाद जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने सिर उठाया। होटल में जो तुमने देखा था वह वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे। दू जितेंग के दादा दादी गांव से शहर आए थे। उनके घर में जगह नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें होटल में कमरा दिलाने ले गई थी। दू जितेंग सिर्फ रास्ते भर मेरे साथ था। हमारे बीच हमेशा सिर्फ सामान्य दोस्ती रही है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बीच कभी भी प्रेम संबंध नहीं रहा। दू जितेंग मुझे सिर्फ अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी मेरे साथ मेरे गांव चलो। वहां मेरे बचपन के सभी दोस्त हैं और मेरे माता पिता भी सब कुछ जानते हैं। पिछली जिंदगी में मैंने बस दूसरों से सुना था कि उसके माता पिता ने उसे उसके बचपन के दोस्त से अलग करके मेरी शादी उससे करवा दी थी, लेकिन मैंने कभी इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। यही बात मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गई थी। मुझे झिझकता देखकर लिशिया ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। उसने फोन पर जोर से कहा, अभी मेरे पास आओ। कुछ ही देर बाद दू जितेंग पास के कूड़ेदान के पीछे से भागता हुआ हमारे पास आया। लिशिया दीदी। लिशिया ने तुरंत मुझे गले लगा लिया और जैसे अपना अधिकार जताते हुए बोली, हाँ जीजू। दू जितेंग शायद लिशिया से थोड़ा डरता था,
इसलिए उसने जल्दी से मेरी ओर देखकर कहा, दीदी, जीजू। इसके बाद दू जितेंग की सफाई सुनकर मुझे पता चला कि उसके माता पिता उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अगर लीशिया ने बचपन से उसका ख्याल नहीं रखा होता तो आज दू जितेंग कोई आवारा लड़का या सड़क का बदमाश बन चुका होता। इसके अलावा दू जितेंग की खुद की एक प्रेमिका थी। वह जिसके टीवी में अक्सर जाता था उसकी मालकिन की बेटी थी। दोनों की उम्र बराबर थी और उन्होंने तय कर रखा था कि उम्र होने पर शादी करेंगे। तभी मुझे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। पिछली जिंदगी में जब दू जितेंग की शादी हुई थी तब लीशिया ने मुझे भी शादी में चलने के लिए कहा था, लेकिन मैं गुस्से में नहीं गया था। उसकी शादी जिस लड़की से हुई थी वह उसी के टीवी की मालकिन की बेटी थी। शुरुआत में उसकी माँ अपनी बेटी की शादी दू जितेंग जैसे बिना किसी लक्ष्य वाले लड़के से नहीं करना चाहती थी और लगातार दोनों को रोकती रही। बाद में दू जितेंग ने मेहनत करके एक सामान्य दूसरे स्तर के कॉलेज में दाखिला लिया। तभी जाकर उस महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भरी। सब कुछ साफ होने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक हट गया हो। लीशिया ने मेरी ओर बहुत गंभीरता से देखते हुए कहा, इस जिंदगी में मैं वायलिन बजाना छोड़ने वाली हूँ। मैं सिर्फ हमारे पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ, हमारी माँ के कॉस्मेटिक उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुँचाना। यांग जियान, क्या तुम मुझे यह मौका दे सकते हो? मेरा मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। मैं अपनी माँ की अस्थियों का कलश लेकर खड़ा हुआ और सीधे होटल की ओर चल पड़ा। जब मैंने देखा कि लीशिया मेरे पीछे नहीं आ रही है तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ी होकर मुझे जाते हुए देख रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, चलो कमरे में चलते हैं। रात में समुद्र के किनारे बहुत ठंड होती है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। लीशिया का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। वह दौड़कर आई, मेरी बाँह पकड़ ली और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। तभी दू जितेंग भी हमारे पीछे पीछे आ गया। उसने झिझकते हुए कहा, वो दीदी, जीजू, मेरी आईडी से अभी होटल में कमरा नहीं मिल सकता। तुम लोगों के पास कमरा है तो मैं कहाँ रहूं? लीशिया ने दूर की ओर इशारा किया और शरारती मुस्कान के साथ बोली, वहां आगे एक पुल के नीचे जगह है, आज रात वहीं काम चला लेना। आज की रात मेरे और जीजू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हारी चिंता करने का समय नहीं है। इतना कहकर लीशिया मुझे खींचते हुए होटल की ओर भाग गई। कुछ महीनों बाद मैं हाथ में 2 एडमिशन लेटर लिए मुस्कुरा रहा था। मैं किसी प्रतिष्ठित टॉप कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया था, बस एक सामान्य अच्छे कॉलेज में मेरा चयन हुआ था। आखिर मेरे पास तैयारी के लिए केवल 3 महीने थे। दोबारा जन्म लेने के बावजूद मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। वह भी सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि आखिरी समय में लीशिया ने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की थी, वरना शायद मैं अधिकतम एक साधारण कॉलेज में ही जा पाता। वहीं दूसरी तरफ आखिरी कुछ महीनों में लीशिया मेरे साथ प्यार भरे रिश्ते में रही, इसलिए उसका मन अच्छा रहा और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई। आखिरकार उसने सीधे पूरे प्रांत में टॉप कर दिया, लेकिन उसने देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से किसी एक को चुनने के बजाय मेरे साथ उसी विश्वविद्यालय में जाने का फैसला किया। लीशिया ने मेरे गाल पर प्यार से किस किया और मुस्कुराते हुए बोली, इस जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए 2 बच्चे और पैदा कर दूं, कैसा रहेगा? मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैंने उससे 50 साल प्यार किया था। अब एक और 50 साल प्यार करने में आखिर बुराई ही क्या थी?